हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम +1 का बिल्कुल बेसिक करेंगे फिजिक्स। पहला जो लेक्चर था हमने उसमें सीखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं किसी भी चीज के MLT इसकी फॉर्म में। M मतलब मास, L मतलब लेंथ और T मतलब टाइम। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। पहले तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए फिजिक्स होती क्या है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है विद डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जो किसके साथ डील करता है? नेचर। चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं पूरी। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ये एक साइंस की ब्रांच है, मतलब विज्ञान की शाखा है जो किसके साथ डील करता है? नेचर और नेचुरल फिनोमिना। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको हमने रट्टा नहीं मारना है। नेचर का मतलब जो चीज रेस्ट में, कोई भी चीज है जो रेस्ट में, जैसे कोई पहाड़ हो गए या कोई भी चीज लगा लीजिए आपके सामने डेली लाइफ में, जो रेस्ट में है उसको हम क्या कहेंगे? नेचर। और नेचुरल फिनोमिना जो चेंज हो रहे, जैसे दिन है, रात है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश हो रही है, तो ये नेचुरल फिनोमिना है जो मोशन में एक हिसाब से ये लगाइए आप। और ये जो रेस्ट में है, तो फिजिक्स क्या हो गया? अगर फिजिक्स किसकी स्टडी करता है? फिजिक्स एक तो शाखा होगी किसकी? विज्ञान की ब्रांच होगी। और ये किसकी स्टडी करती है? ये नेचर, जो चीज रेस्ट में है उसकी स्टडी करती है। और जो मोशन में, मतलब हमारी डेली लाइफ में हम देखें तो हमारे सामने जो चीज रेस्ट में है और जो मोशन में, उस चीज की स्टडी कौन करता है? फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है बेसिकली? भाई ये जो नेचर की स्टडी करे और नेचुरल फिनोमिना हमें बताए, जो चीज मोशन में है, नेचर मतलब जो चीज रेस्ट में है उसके बारे में बताए, उसको हम फिजिक्स कहेंगे सिंपल वर्ड में। ठीक है। अब कोई भी चीज है, मान लीजिए आपको दो चीजें होती है, एक होता है साइंटिफिक एटीट्यूड। इसका मीनिंग क्या होता है? साइंटिफिक एटीट्यूड का मीनिंग क्या है कि आपको अगर फिजिक्स पढ़नी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए, आपका ओपन माइंडेड होना चाहिए, आपकी रीजनिंग बढ़िया होनी चाहिए। मतलब जो बात कहने का मतलब क्या है कि हमें किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। जितना डीप हो सके अगर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें उतना ही ज्यादा समझ में आएगा, उतना ही बेटर हमें समझ में आएगा। हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं, ओपन माइंडेड। ठीक है। तो ये होता है साइंटिफिक एटीट्यूड। मतलब फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। अब देखो, एक होता है साइंटिफिक मेथड। क्या होता है? साइंटिफिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साइंटिफिक मेथड, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसके लिए जैसे कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी है, मान लीजिए जो कोई चीज को प्रूव करता है सबसे पहले, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताए थे, ऐसे ही कोई भी चीज अगर हमें प्रूफ करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? साइंटिफिक मेथड क्या है उस चीज का? तो जो पहला मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन। क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब, चलो मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको एक एक चीज समझाऊंगा। पहला मतलब है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है अपना कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तीसरा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, चौथा है अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला, पांचवा है अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रेडिक्शन,
और सिक्स्थ लास्ट है अपना वेरिफिकेशन या मॉडिफाइड। तो साइंटिफिक मेथड के लिए ये 6 चीजें जरूरी है। पहला ऑब्जर्वेशन, मतलब साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या हो गया, हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट देना है या हमने कोई चीज नई चीज खोज कर ली जो आज तक दुनिया को नहीं पता हो, उसके लिए क्या होना चाहिए। अब साइंटिफिक एटीट्यूड मैंने आपको बता दिया कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, हमें चीज को क्रैम नहीं करना, उसको समझना है डीपली अंडरस्टैंड करके। अब साइंटिफिक मेथड में क्या है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे बारिश हुई, आपने देखा होगा रेनबो बनता है, वो आपने ऑब्जर्व किया। जैसे सबसे पहले जो न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब टूट के उनके सर पे गिरा, तो उन्हें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की, भाई हुआ क्या है। हमको किसी भी चीज को साइंटिफिक मेथड के लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर अपना कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इसका मीनिंग क्या है, जैसे अब रेनबो है, इंद्रधनुष है, जो हमने देखा भी 7 कलर है, हम एक्सपेरिमेंट करके देखें उसका अपने लैब में, घर में, जहां भी, लेकिन वो कंट्रोल्ड हो, अपने हिसाब से हो। जैसे अब हमने क्या किया कि पानी चला दिया, ठीक है, पानी चला दिया, और किसके लिए, रेनबो की बात कर रहा हूं मैं। पानी चला दिया हमने, फुहारा चला दिया यहाँ पे, और मतलब यहां से जैसे पानी जा रहा है, उसके ऊपर अगर हम लाइट डालेंगे, उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो क्या है, हमें 7 कलर दिखाई देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, जो लाइट में ना 7 कलर होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। वाटर क्या काम करता है, वाटर उनको अलग अलग कर देता है। तो हमें अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, इंद्रधनुष से बाहर देखा भी, हाँ ऑब्जर्व किया हमने। फिर हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना है, अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करना है कि जैसे पानी का फुहारा चलाया, पानी जा रहा है उस पे, और उस पे अगर हम लाइट डालेंगे तो क्या लाइट क्या करता है, लाइट में 7 कलर है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर उन 7 कलर को अलग अलग कर देगा, तो हमें वो अलग अलग दिखाई देंगे। फिर हमें उस जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है या जो भी किया है उसकी क्वालिटी बतानी है। अब जैसे क्वालिटी किसकी है, वाटर की क्वालिटी बता रहे हैं, क्या भाई वो 7 कलर को अलग अलग कर देता है। क्वालिटी क्या होगी कि 7 कलर को अलग अलग हमें दिखा देता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा कितनी, 7, हमें वैसे तो 1 दिखाई देता है, लेकिन ये क्या कर देता है, 7 कर देता है। फिर हमें कोई ना कोई उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देना होता है, उसके बाद हम उसके बारे में प्रेडिक्ट करेंगे, उसकी कोई भविष्यवाणी करेंगे, भाई एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा। अगर ये स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तब एक नई थ्योरी या नई खोज आएगी, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, साइंटिफिकली अगर मेथड अपनाना है हमें, तो ये वे हैं जो हमें यूज करने होंगे। 6 के 6। सबसे पहले जैसे अब न्यूटन थे, उनके सर के ऊपर सेब गिरा टूट के, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, वो बाहर गए, उन्होंने कोई भी चीज देखी, कोई ऊपर अगर कोई चीज फेंक रहा है तो वो नीचे ही आ रही है। अब नीचे क्यों आ रही है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। फिर वो आए, उन्होंने घर पे देखा, कोई भी चीज ऊपर फेंक के देखी, अपने हिसाब से कंट्रोल्ड, देखो तभी तो सीधा एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा ना, कंट्रोल किया है। क्यों, अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, तो ये हो गया कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। फिर उसकी क्वालिटी बताई, क्या कि ग्रेविटी कारण ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। क्वांटिटी बताई, कितनी मात्रा से खींच रही है। फिर हमने न्यूटन ने उसका फॉर्मूला दिया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये आप आगे अच्छे से पढ़ोगे। अभी हम साइंटिफिक मेथड पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन की, फिर उसका वेरिफिकेशन हुआ। ये चीजें हुई, तब जाके एक नई थ्योरी मिलती है या नई कोई खोज होती है। तो ये साइंटिफिक मेथड है। कर लिया नोट। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स की। वैसे पहले चैप्टर में थ्योरी है, सिर्फ पढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं स्कोप ऑफ फिजिक्स। भाई फिजिक्स के क्या स्कोप है, स्कोप मतलब ये नहीं भी फिजिक्स में नौकरियां हैं या नहीं है। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है भाई फिजिक्स की रेंज क्या है, क्या कह सकते हैं हम, भाई रेंज क्या है फिजिक्स की, कहां से कहां तक ये रेंज है, इसकी लिमिट है। ठीक है, जैसे हम टाइम की बात करें तो इसकी लिमिट होती है 10 की पावर -18 सेकंड टू 10 की पावर 22 सेकंड। अब इसका मीनिंग आप समझ रहे हो ना,
जैसे मैं फिर बता दूं, जैसे 10 की पावर 4 है, इसका मीनिंग है 4 जीरो 1 है। 10 की पावर 22 तो मतलब 1 के आगे 22 जीरो। अब मैं लिख दूं 10 की पावर -5, तो इसका मीनिंग है 1 बाय में 50 150। तो यहां तक ये क्या करता है, स्टडी करता है। तो 10 की पावर 18 सेकेंड जो टाइम लगता है, कहां से, जैसे कोई एटम है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये एटम होता है, इसके जो सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, ये ऑर्बिट होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जो इसका साइज होता है ना न्यूक्लियस का, वो होता है 10 की पावर -14 मीटर। कितना साइज होता है, 10 की पावर -14 मीटर। ये एटम की स्टडी है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एटम। तो 10 की पावर -18 सेकंड का मतलब क्या है कि कितना टाइम लग रहा है न्यूक्लियस में से पास होने का। 10 की पावर -14 मीटर मतलब 14 जीरो है। तो कितना, बहुत ही कम टाइम लग रहा है ना, न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो जितना टाइम लगे, और ये है लाइफ ऑफ सन, ये सन का लाइफ है इतना। तो इस रेंज में फिजिक्स का स्कोप है, किसमें, टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें किलोग्राम में कितना स्कोप है, किलोग्राम में भी इसका स्कोप है, वो है 10 की पावर -30 किलोग्राम टू 10 की पावर 55 किलोग्राम। ये मास किसका होता है, मास होता है इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास की भी स्टडी करता है, और ये होता है मास ऑफ यूनिवर्स। किसका मास होता है, यूनिवर्स का मास। देखो यूनिवर्स का मास इतने किलोग्राम है, एक के आगे 55 जीरो, फिर किलोग्राम, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब हम नहीं बता सकते। बस इतना है कि 10 की पावर 55 किलोग्राम। ठीक है, तो ये स्कोप है फिजिक्स का। इतना फिजिक्स स्टडी कर लेता है भाई, छोटी से छोटी चीज को भी स्टडी करता है और बड़ी से बड़ी भी चीज को भी स्टडी करता है। स्कोप का मतलब मैंने बताया कि रेंज कितनी है इसकी, इसके बारे में ये बताता है हमें। जैसे अगर मीटर में हम बात करें तो 10 की पावर -14 मीटर, अभी अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस का साइज होता है, और 10 की पावर 26 मीटर ये यूनिवर्स का साइज होता है। तो इनके बारे में कौन स्टडी करता है, फिजिक्स। तो ये फिजिक्स का स्कोप हो गया, एक हिसाब से रेंज हो गई, वे रेंज कितनी है फिजिक्स की। वैसे फिजिक्स किसकी स्टडी करता है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की। बहुत सी डेफिनेशन है, लेकिन मैंने आपको वो डेफिनेशन बताई जो बिल्कुल सिंपल हो। फिजिक्स पढ़ने का तरीका एक यही है कि आप इसको रटे ना, जितना हो उसके समझे, तभी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे फिजिक्स के बारे में, मास और वेट के बारे में क्या डिफरेंस है, मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है, अगर हम बात करें मास क्या होता है, वेट क्या होता है। हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि आपने देखा होगा कि कहीं भी होता है कि 10 किलोग्राम का वेट, वो भी गलत होता है। सबसे पहले तो मास, वेट क्या है, वेट एक फोर्स है। वेट क्या है बच्चों, एक फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और मास क्या है, मास की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज एन इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। अब यहां दो चीज आपके कंफ्यूज कर रही होंगी आपको, एक इंस्ट्रिंसिक एक मैटर। इंस्ट्रिंसिक का मतलब सिंपल वर्ड में लास्ट लगा हुआ, भाई ये लास्ट प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। मैटर क्या होता है, जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे। अब जैसे मार्कर है, यहां रखा मैंने, तो इस स्पेस घेर रहा है ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मतलब मैटर क्या होता है, कोई अगर हमारे माइंड में मैटर क्या है, मैटर वो चीज है जो जगह घेरे। इस दुनिया में किसको मैटर कहेंगे, जो जगह घेरे ना उसको मैटर कहेंगे। ठीक है, और इंस्टेंसी का मतलब लास्ट। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो क्या है, मास क्या है भाई, इसमें मैटर कितना है, और मैटर क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। भाई मास क्या है, भाई कोई भी क्वांटिटी है उसमें मैटर कितना कंटेन है, उसको हम क्या बोलेंगे, मास। और मास, मैटर क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। मतलब ये मार्कर है भाई, इसमें मैटर कितना है, दैट इज मास। ये फोर्स नहीं है,
फिर वेट क्या है? वेट है भाई ग्रेविटी इसको कितना खींच रही है, वो वेट है। अब इसमें कुछ ना कुछ जो मैटर है, इसको हम मून पे ले जाए तो इस मार्कर का क्या होगा? डस्टर बन जाएगा? नहीं, ये मार्कर ही रहेगा ना, कि जितना इसमें मैटर था वो उतना उतना ही रहेगा। चाहे हम अर्थ पे हैं, सन पे हैं या मून पे हैं, कहीं भी चले जाए हम, भाई जितना इसमें मैटर है वो मैटर तो उतना ही रहेगा ना, मैटर तो चेंज नहीं होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि मास ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज नहीं होता, लेकिन हम फिलहाल कह सकते हैं कि कंजर्व क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मास है क्या चीज? मास कांस्टेंट है। कैसे भाई? ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। मैटर क्या है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। भाई ये मार्कर है, ये बोर्ड है, भाई इसमें मैटर कितना है, तभी तो इसने मैटर है, तभी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखे है। अब ये मार्कर है, इसमें मैटर है, तभी इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखे है। मैटर ना होता तो स्पेस ऑक्यूपाई करता ही नहीं। तो मतलब मास क्या है भाई? मैटर कितना है किसी भी क्वांटिटी में, कितना मैटर है, वो क्या कहेंगे हम उसको? मास। वेट क्या है? ये फोर्स है। अब मान लीजिए किसी में 5 किलोग्राम वेट है, 5 किलोग्राम वेट है, तो मतलब क्या है कि उसको अर्थ कितना खींच रहा है। अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कितना लग रहा है, अगर अर्थ उसको यहां पे अपने अर्थ पे उसका वेट 5 किलोग्राम है, तो हम अगर मून पे जाए तो वो कम होगा, बिल्कुल, क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम है। और 5 किलोग्राम नहीं, इसको टीचर भी गलत पढ़ाते हैं। जैसे मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वेट की न्यूटन। तो अगर आपसे पूछे भी आप में वेट कितना है, तो 60 न्यूटन, ना कि 60 किलोग्राम। और हम बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में हम यही यूज करते हैं, वेट कितने किलोग्राम है, लेकिन ये तो एक फोर्स है भाई। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो हम नहीं कह सकते ना भाई 60 केजी, नहीं, 60 न्यूटन। हाँ, मास है तो हम कहेंगे मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मैंने क्या बताया? हम पढ़ रहे हैं मास और वेट में क्या डिफरेंस है। बच्चे बीएससी तक कर लेते हैं लेकिन पता नहीं होता। कई टीचर भी ऐसे कहते हैं कि मास की वेट की न्यूटन, जो वेट की यूनिट है वो किलोग्राम होती है। नहीं, वेट एक फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है भाई। अर्थ हमें कितना खींच रही है, तो उसकी जो यूनिट, तो फोर्स हो गया, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और मास क्या है भाई? किसी भी मैटर में कितना मैटर है किसी भी बॉडी में। अब ये मार्कर है, इसमें जितना मैटर है उतना ही रहेगा ना। अब मैं इसको मून पे ले गया तो मार्कर ही रहेगा भाई, जितना मैटर था उतना ही रहेगा। तो मास क्या है? कांस्टेंट है। आप हायर क्लास में देखोगे मास भी कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन हम फिलहाल की बात कर रहे हैं, ऑलवेज नहीं कह सकते हम। 100% तो कोई चीज सही होती नहीं ना। फिलहाल क्या है कि मास कांस्टेंट है, लेकिन वेट एक फोर्स है। अब यहां इस मास मार्कर का वेट कुछ और है। क्यों? क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ अर्थ पे ज्यादा लग रहा है, मून पे जाएंगे तो कम लगेगा। तो मून पे इसका वेट क्या है? कम हो जाएगा। लेकिन मास तो यहां भी उतना ही है और वहां भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना मैटर उतना मैटर तो रहेगा ना। क्यों? अगर हाँ ये मार्कर से डस्टर हो जाए ना, फिर इसका मास चेंज हो सकता है। मार्कर से डस्टर हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या कहेंगे कि मास कांस्टेंट है। नोट करो। तो अब आपको मास और वेट के बीच में डिफरेंस पता लग गया। वेट की यूनिट न्यूटन, नॉट किलोग्राम, और मास की किलोग्राम। अब एक बात आप और ध्यान रखना कि फिजिक्स का रिलेशन है किसके साथ? अदर साइंसेस के साथ भी है, सोसाइटी के साथ भी है, और टेक्नोलॉजी के साथ भी है। सोसाइटी के साथ जैसे कैसे? सोसाइटी के अदर साइंस के साथ, बायोलॉजी के साथ भी इसका है, मैथमेटिक्स के साथ भी है, केमिस्ट्री के साथ भी है, हर दूसरी साइंसेस के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। अब जैसे कोई पेशेंट है तो उसके अंदर जो अंदर होता है उसकी स्टडी कौन करता है? बायो करती है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसमें फिजिक्स यूज होती है। तो मतलब अदर साइंस के साथ भी क्या है इसका रिलेशन? सोसाइटी के साथ भी है। जैसे सोसाइटी में बाइक है, कार है, टीवी है, रेडियो है, ये किसकी देन है? फिजिक्स की देन है ना। तो फिजिक्स की देन है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके साथ रिलेशन है। टेक्नोलॉजी जैसे इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स का। तो आप ये सिर्फ पढ़ने वाली चीजें हैं, क्या क्या पढ़ोगे आप अपने आप से, बुक से, कोई भी बुक हो आपके पास,
आप पढ़ोगे कि फिजिक्स का रिलेशन अदर साइंस के साथ कैसे है, और फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी के साथ कैसे है, फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ कैसे है, वो चीज आप पढ़ लेना, बहुत आसान है। स्कोप ऑफ फिजिक्स मैंने बता दिया आपको, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है वो बता दिया, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक मेथड सब बता दिया। अब एक टॉपिक और करते हैं हम, फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती है बच्चों, जो दूसरी फोर्स से ड्राइव ना की जा सके, निकाली ना जा सके। फिलहाल आप देखो कि फंडामेंटल फोर्सेस जो ऑलरेडी हैं इस दुनिया में, उन फोर्सेस को हम किसी दूसरी फोर्स की सहायता से नहीं निकाल सकते, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। चार टाइप की फोर्स हैं। सबसे पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार टाइप की फंडामेंटल फोर्स है। सबसे पहले हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बताता है कि इस दुनिया में कोई भी दो बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, हमेशा कोई भी दो बॉडी है वो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ग्रेविटी क्या होता है, जिसपे अर्थ फोर्स लगा है। अब इस दुनिया में कोई भी कहीं भी दो बॉडी लीजिए आप, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अब आप कहोगे कि ये हाथ है, ये मार्कर है, तो ये एक दूसरे से मतलब अट्रैक्ट किए तो टकराए क्यों नहीं, लेकिन ये फोर्स है वो बहुत ज्यादा वीक फोर्स होता है। इस फोर्स को क्या कहेंगे, Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, m1 पहली बॉडी का मास कितना है, m2 दूसरी बॉडी का मास कितना है, r उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। भाई नॉर्मल सी बात है कि हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के। इसका मतलब क्या है, दो बॉडी है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, इनका अगर मास ज्यादा है तो इनके बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा। मास मतलब एक 1 किलोग्राम की है, दूसरी 2 किलोग्राम की है, एक 100 किलोग्राम की है, दूसरी 200 किलोग्राम की है, तो फोर्स किस में ज्यादा लगेगा, जिसका मास ज्यादा होगा। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेट की न्यूटन। और ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर दो बॉडी कोई क्लोज है तो उनके बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, और अगर ज्यादा दूर है तो कम फोर्स लगेगा। इनवर्सली मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घट रहा है, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी जितना उन दोनों के मास का प्रोडक्ट, डायरेक्टली मतलब जैसे एक में 1 किलोग्राम है, दूसरी में 2 किलोग्राम है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ, 1 × 2 2 हो गया। अब अगर एक में 2 किलोग्राम है, दूसरी में 1 किलोग्राम है, तो मास इनमें कहाँ ज्यादा फोर्स लगेगा, दोनों में सेम लगेगा ना भाई, क्योंकि प्रोडक्ट देखना है हमें। हाँ, अब एक में 100 किलोग्राम है और दूसरी में 200 किलोग्राम है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक फंडामेंटल फोर्स है, हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते किसी दूसरे फोर्स की हेल्प से, ये फंडामेंटल है और ये बहुत ज्यादा वीक फोर्स है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पे देखो एक बात और आप हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज और मास की डेफिनेशन हमेशा सेम होगी, चार्ज और मास की डेफिनेशन हमेशा सेम है। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये क्या बताता है हमें, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। जैसे ग्रेविटेशनल क्या पता था, F = Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r²। मैंने आपको अभी बताया कि दोनों की डेफिनेशन सेम है। इसको भी हम कह सकते हैं इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की आखिरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन क्या है, दो मास हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दो चार्ज हो सकता है अट्रैक्ट भी करें, हो सकता है दोनों चार्ज रिपेल भी करें। आप आगे इसको डिटेल में पढ़ोगे, फिलहाल +2 में इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे आप, कूलाम हमने बताई थी ये बात।
ठीक है, तो ये हो गया, मतलब फोर्स है वो दो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितना उनके दो चार्ज रख दिए, दोनों चार्ज मैंने पॉजिटिव रख दी तो दोनों रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव रख दी तो दोनों रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे उस टाइम। ठीक है, के कोई भी कांस्टेंट जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। लेकिन अभी आपको इतना नहीं ज्यादा डिटेल में जाना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। फिर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एटम है, क्या एटम, एटम है, इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, उसके बाद ये ऑर्बिट होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल हो, उस पे कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट के में रिवॉल्व करते हैं, इस ऑर्बिट में क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं। देखो अंदर क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब वो देखो अब मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं आपस में रिपेल करते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं ये भी रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है भाई, अब बात करें हम न्यूक्लियस की, इसको मैंने जूम कर लिया, क्या कर लिया जूम करेंगे तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे क्या है प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मतलब मेन बात ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब आप बताइए चलो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे ना, और इसका साइज देखिए 10⁻⁻14 मीटर, मतलब बहुत छोटा साइज है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो ये बंधे हुआ क्यों है, न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए था ना। सोचने वाली बात है भाई, पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो ये टूट जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी बंधा हुआ है। जिस फोर्स के कारण ये आपस में बाइंड है उसको हम क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो ये क्या हो जाना चाहिए था ये बिखर जाना चाहिए था, ब्रेक हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी बाइंड है। जिस फोर्स के कारण ये बाइंड है उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मैंने क्या बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई इस दुनिया में कोई भी दो बॉडी है उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो एक दूसरे से आपस में क्यों नहीं टकराते, क्योंकि बहुत ज्यादा वीक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी दो चार्जेस के बाद बीच में कितना फोर्स है कितना डिस्टेंस है ये बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या बताता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये बताता है कि न्यूक्लियस एटम में न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये आपस में बाइंड है, बंधा हुआ है, टूट नहीं रहा। जिस फोर्स के कारण ये बंधा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या है, हमें कहा जैसे न्यूक्लियर प्रोसेस में होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस में एलिमेंट्री पार्टिकल में हमें दिखाई देता है, जैसे बीटा पार्टिकल हो गए, बीटा पार्टिकल उसमें हमें दिखाई देता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि बहुत ज्यादा वीक है। किसमें, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उसमें बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो तब हमें वहां क्या होगा, तब वहां वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। अब इनका रेशियो क्या है, सबसे वीक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो नाम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻14 मीटर साइज था और उसको बांधे हुए है तो स्ट्रॉन्ग हो गया। इनका रेशियो क्या है वैसे 1 10⁻25 10⁻36 और 10⁻38, ये रेशियो है फोर्सेस का। कई बार पूछ लेता है कि रेशियो क्या होगा इनका, तो रेशियो ये होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स 1, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38। मतलब सबसे वीक कौन सा है ग्रेविटेशनल, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आज के लिए इतना ही, इसको आराम से पढ़ें एक एक चीज को। ऑल द बेस्ट। तो चलो